The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। उत्तराखंड के चमोली में प्रलय के कुछ दृश्य आपको लगातार दिख रहे होंगे। इसे लेकर हमारी प्रतिक्रियाएं दुख और आश्चर्य की रही। देश ने केदारनाथ की त्रासदी को भी याद किया। पिछली बार की तरह ही इस बार भी लोग मारे गए। जो बच गए वो मलबे में अपनों को ढूंढ रहे हैं। आम आदमी और सरकार दोनों के सपने नदी की गाद में दफन हो गए, इसलिए दुख लाजमी है। लेकिन क्या यही बात आश्चर्य पर भी लागू होती है? क्या वाकई हम नहीं जानते थे कि किसी न किसी दिन ये होने वाला है? पहाड़ियों की आशंकाएं, पर्यावरणविदों की चेतावनियों और अदालतों के फैसले, इन सारी चीजों को धता बताकर हो रहा कथित विकास कितना भारी पड़ा है वो हताहतों के परिजन जानते हैं। लल्लन टॉप शो में आज हम चमोली हादसे के उन कारणों पर गौर करेंगे जिसकी वजह स्वयं हम हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में क्या बोले और जो बोले उसका तात्पर्य क्या था, इस पर विचार करेंगे। साथ में होंगी कुछ और जरूरी खबरें, लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। ये वीडियो महाराष्ट्र के पंढरपुर का है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तीर्थ विट्ठल रुक्मणी मंदिर यहीं पर है। लेकिन जो काम यहां पर हुआ वो इस जगह की भावना के बिल्कुल विपरीत है। जिस शख्स पर स्याही और कालिक फेंकी जा रही है वो भाजपा के नेता हैं और जो लोग उन्हें घेर कर ऐसा कर रहे हैं वो शिवसेना से जुड़े हैं। इनका आरोप है कि भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसलिए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके चेहरे पर कालिक पोती, चूड़ी पहनाई, साड़ी उड़ाई और सड़क पर जुलूस निकाला। उद्धव ठाकरे राजनीति में हैं। राजनीति में उग्र गतिविधि करने वालों से उम्मीद की जाती है कि वो आलोचना के लिए भी एक मजबूत पेट रखें, लेकिन इस वीडियो में नजर आ रहा है कि शिव सैनिक कितना संयम रखते हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद। अगर उन पर कोई टिप्पणी वाकई आपत्तिजनक हुई है तो कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया है, वही कानूनी प्रक्रिया जिसके कस्टोडियन फिलहाल वो खुद हैं। बावजूद इसके उनकी पार्टी के लोगों ने कानून को हाथ में लिया। पुलिस ने इस घटना में शामिल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी की आगे की कार्रवाई क्या होती है आपको पता चलेगा, लेकिन पुलिस की ये तत्परता तब नहीं दिखी जब एक शख्स को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा था। हमारी आपत्ति इस तरीके पर भी है, जब कोई किसी को चूड़ी भेंट करता है तो क्या सोचकर करता है? क्या चूड़ी कमजोरी की निशानी है? क्या ये चूड़ी भेंट करते वक्त उन्हें इस देश की उन तमाम स्त्रियों का ख्याल आता है जो पूरी गरिमा के साथ अपने श्रृंगार के हिस्से के तौर पर इस चूड़ी को पहनती हैं और जो हमारी सभ्यता की सबसे मजबूत कड़ी हैं? विचार करिएगा आप, हमारी भाषा में, हमारे तौर तरीकों में किस कदर लैंगिक भेदभाव रहता है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी राज्यसभा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए कहा कि हमें दुनिया से लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में बताया, लेकिन आंदोलन क्यों हो रहा है ये नहीं बताया। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता इस पर विस्तार से चर्चा होती। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में यह भी कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा।
हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। किसान आंदोलन पर बाहर से आ रही प्रतिक्रियाओं को प्रधानमंत्री ने एफडीआई यानी कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी बताते हुए कहा कि देश को एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, लेकिन इस तरह के एफडीआई की जरूरत नहीं। आंदोलनजीवी शब्द का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहां पहुंच जाते हैं। कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। आपने प्रधानमंत्री की बात का अहम हिस्सा सुना। अब विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण को उन्होंने निराशाजनक बताया। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को वापस लेंगे और सभी पार्टियों से बातचीत कर नया कानून लाएंगे, लेकिन उन्होंने निराश किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, उसे लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई। एक धड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो पहले से ज्ञात था। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार इस तरह की गोलबंदियां हुई हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की राय ये रही कि जिस देश की आज़ादी की लड़ाई के मूल में ही कई आंदोलन थे, वहां इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। अब दूसरी सुर्खी की बारी, और ये भी संसद से है। राज्यसभा में आज जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के काडर को गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के काडर के साथ शामिल करने के लिए लाया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में सरकार की विभिन्न पहलों का ब्यौरा भी रखा। इस चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य दर्जा दिए जाने की मांग की। विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
ये राज्यसभा की बात थी। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में आज फिर से नारेबाजी और हंगामे के साथ शुरुआत हुई। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने नारेबाजी की, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से कार्रवाई में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने राज्यसभा का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी करने के लिए कहा। राजनाथ की अपील के बाद विपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हो गया। अगली सुर्खी बंगाल से। 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और बंगाल के दौरे पर थे। दोनों राज्यों में उन्होंने हजारों करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और जैसा कि हर चुनाव के पहले होता है, बंगाल के हल्दिया में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को केंद्र की उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जो अभी तक नहीं मिली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो भारत माता की जय के नारे से बौखला जाती हैं। साथियों, बंगाल में आप दीदी से अपने अधिकार की बात पूछ देंगे तो वो बौखला जाती है, चिलमिला जाती है। यहां तक कि भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है। लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले कितना भी जहर उगल दे, दीदी को गुस्सा ही नहीं आता है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले असम के ढेकियाजुली में भी एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हमारे देश के खिलाफ साजिश करने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वो भारत की पहचान के साथ जुड़ी चाय को बदनाम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वे हमारे चाय बागान में काम करने वालों का मुकाबला कर सकें। इस बयान के बाद कई तरह की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी आईं। किसी ने कहा कि कुछ दिनों में तमिलनाडु में चुनाव है, ऐसा ना हो कि इडली और डोसा भी खतरे में आ जाए। ये थी सुर्खियां और उन पर आई प्रतिक्रियाएं। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। वो कहानी याद करिए जिसमें बताया गया कि गंगा धरती पर कैसे आई। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूरा होता तो सगर का प्रताप चारों दिशाओं में होता। देवराज इंद्र को डर लगा। उन्होंने चोरी से अश्वमेध के घोड़े को कपिल मुनि के यहां बांध दिया। राजा सगर के बेटों ने घोड़ा पूरी पृथ्वी पर ढूंढा, नहीं मिला। आखिर में वो मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि तपस्यारत थे। जब वो नहीं डिगे तो उन पर पत्थर बरसाए गए। तपस्या में व्यवधान हुआ तो कपिल मुनि क्रोधित हो गए। उनके क्रोध में सगर के लड़के जलकर स्वाहा हो गए। सब जान गए कि कुछ गलत हुआ है। मुनि को मनाने का काम शुरू हो गया। सगर का एक बेटा था असमंज नाम का, और असमंज का बेटा था अंशुमान। अंशुमान के समय में जाकर कपिल मुनि मान गए, सेवा से प्रसन्न हुए, और फिर कपिल मुनि ने बताया कि गलती कैसे सुधरेगी, सगर के बेटों को मुक्ति कैसे मिले। इसका उपाय क्या बताया मुनि ने? ब्रह्मा को प्रसन्न करो और गंगा को धरती पर लाओ। अब तक गंगा स्वर्ग में बहती थी, धरती पर लाना आसान काम नहीं था। पहले अंशुमान और दिलीप ने तपस्या की, उसके बाद भागीरथ ने तपस्या की। गंगा के धरती पर आने की राह खुली, लेकिन एक भय था, प्रलय का। इस शब्द को याद करिए, रख लीजिए याद, आगे बार बार जिक्र आएगा। गंगा सीधे धरती पर आती तो प्रलय आती। ऐसे में भागीरथ ने भगवान शिव को जाकर मनाया। भोले ने कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में बांध लूंगा और फिर अपनी जटाएं धीरे धीरे खोलूंगा तो गंगा असंख्य धाराओं में धरती पर आएंगी। और ऐसा ही हुआ। हमारे पुरखों ने ये कहानी हमें सुनाई है। आज हम गूगल मैप पर देखते हैं तो शिव की जटाओं से चली ये असंख्य धाराएं, जो रूपक उस कहानी में इस्तेमाल होता है, वो हमें प्रकट रूप में हिमालय में भूगोल की अध्ययन में नजर आता है। और इनमें से कई धाराएं आज के उत्तराखंड में हैं, धाराएं जिनका मकसद था प्रलय को रोकना। और शायद इसीलिए हमारे पुरख कहानी के जरिए हमें एक नदी, उस नदी के इकोसिस्टम, उसकी संरचना का मर्म समझा कर गए थे। जेके की किताब बताती है कि गंगा 3 प्रमुख धाराओं से मिलकर बनती है, अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी। अब ये तीनों धाराएं भी कई छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनती हैं। ऐसी ही 2 धाराएं हैं, धौली गंगा और ऋषि गंगा। उत्तराखंड के चमोली जिले से होकर ये मैदानों की तरफ आती हैं और इन दोनों के रास्ते 7 फरवरी के रोज जैसे प्रलय आया हो। अब तक हम प्रलय बस सुनते थे, अब देख रहे हैं। 7 फरवरी की सुबह 11:15 बजे के करीब ऋषिगंगा नदी के किनारे लोगों ने देखा कि पहाड़ों की तरफ से पानी और मलबे की कई मीटर ऊंची लहर आ रही है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जो पानी के करीब थे वो जान बचाने के लिए भाग भी नहीं पाए।
ऊंचाई की जगहों पर मौजूद लोगों ने अपने फोन से वीडियो बनाए जो तुरंत वायरल हो गए। हमने देखा कि सबसे पहले बाढ़ का शिकार बनी ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना। बांध लगभग पूरी तरह तबाह हो गया और फिर पानी आगे बढ़ा। ऋषिगंगा आगे चलकर मिलती है धौलीगंगा नदी से, तो प्रलय ने धौलीगंगा की राह पकड़ी। कुछ किलोमीटर आगे चलकर तपोवन का इलाका आता है। यहाँ तपोवन मंदिरों का एक समूह है। यहाँ से करीब ही नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना का काम चल रहा है। दर्शक जानते हैं एनटीपीसी के तहत ताप विद्युत यानी कोयले से चलने वाले थर्मल पावर की परियोजनाओं का काम होता है, लेकिन अब एनटीपीसी ने पनबिजली परियोजनाओं का काम भी शुरू किया है। तपोवन इनमें से एक है। बांध बनाने के लिए नदी का रास्ता बदला जाता है, हम जानते हैं। उसे सुरंगों के रास्ते पहाड़ों के अंदर से आगे लाया जाता है ताकि सूखी जमीन पर बांध बन सके। तपोवन परियोजना में भी ऐसी ही सुरंगों पर काम चल रहा था। सैकड़ों मजदूर अपनी शिफ्ट में काम कर रहे थे। जब ये आपदा, ये प्रलय यहाँ पहुंचा तो गाद, मलबे और पानी से सुरंगों का मुहाना बंद हो गया और मजदूर अंदर फंस गए। ये वीडियो जब वायरल हुए तो प्रशासन राहत और बचाव के काम में लग गया। उत्तराखंड से तिब्बत की सीमा लगती है, इसलिए यहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की तैनाती भी है। आईटीबीपी के पास पहाड़ों में काम करने का दशकों लंबा अनुभव है, तो ये फोर्स पहाड़ों में होने वाले हादसों के बारे में भी जानती है। तपोवन सुरंग में स्थानीय प्रशासन का हाथ बटाने सबसे पहले आईटीबीपी पहुंची थी। एक तरफ हादसे में लापता लोगों की चिंता, तो दूसरी तरफ वो वीडियो जिसमें आईटीबीपी के जवानों ने दोपहर तक मलबे में फंसे लोगों को निकालना शुरू भी कर दिया था। एक एक मजदूर के बाहर आने की वीडियो को देश ने देखा और आईटीबीपी का शुक्रिया अदा किया। आईटीबीपी के बाद नंबर आता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ का। दर्शक जानते हैं कि किसी भी हादसे से निपटने के लिए एनडीआरएफ को तैनात किया जाता है। चक्रवात हो या बाढ़, इस दौरान अपनी नारंगी रंग की वर्दी में एक फोर्स को आपने बचाव करते देखा होगा, यही एनडीआरएफ है। एनडीआरएफ का फोकस भी तपोवन की सुरंगों पर है। इन दोनों फोर्सेस के अलावा रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों को भी काम पर लगाया है। जोशीमठ और औली से सेना की दो टुकड़ियां राहत बचाव के लिए भेजी गई। सेना तपोवन और दूसरे प्रभावित इलाकों में अपने इंजीनियर भी लेकर गई है। अगर घायलों की संख्या अचानक बढ़ती है तो सेना का फील्ड हॉस्पिटल भी इलाज के लिए तैयार है। इसके अलावा आर्मी एविएशन कोर के हेलीकॉप्टर 7 फरवरी से उड़ानें भर रहे हैं। इस सारे इंतजाम में तालमेल बिठाने के लिए जोशीमठ में सेना ने एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया है। दिल्ली से एनडीआरएफ की टुकड़ियां और राहत बचाव का सामान वायुसेना देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक ले जाती है और वहां से आगे का सफर वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से हो रहा है। नौसेना के मरीन कमांडोज को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये तो हुई अपडेट। अब कुछ राजनीतिक मोर्चे की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 7 फरवरी को घटना का जायजा लिया। धौलीगंगा चूंकि आगे चलकर अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा बनाती है, तो गंगा के किनारे अलर्ट जारी किया गया। यूपी तक में प्रशासन को सतर्क किया गया। लेकिन 7 फरवरी की दोपहर तक यह साफ हो गया कि बाढ़ गंगा में बहुत आगे तक नहीं जाएगी और मैदानी इलाकों पर इसका असर नहीं होगा। 16 मजदूरों को 7 फरवरी की देर रात तक जिंदा भी बचा लिया गया, लेकिन दिन डूबने तक अकेले तपोवन में लापता मजदूरों की संख्या भी 125 पर पहुंच गई। एक सुरंग में पानी बढ़ा तो बचाव दल थोड़ा पीछे हटा, लेकिन पानी घटते ही काम फिर शुरू किया गया। सुनिए इस बारे में एनडीआरएफ के अधिकारियों को। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। मेन जो फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन का है वो जो बड़ा टनल है जो लगभग 2.5 किलोमीटर का है, उसी पर फोकस है। और सभी टीमें, चाहे वो आईटीबीपी की हो, चाहे एनडीआरएफ की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एसडीआरएफ की हो, सभी उसी में लगी हुई हैं। टनल में समस्या ये है कि मिट्टी बहुत दलदल और मिट्टी बहुत है, तो मिट्टी को क्लियरिंग की जा रही है और इंजीनियरिंग विंग जो आर्मी का है उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है और लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा क्लियरेंस हो चुका है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग उस स्थान तक पहुंच पाएंगे जहां हो सकता है लोग जीवित मिले। इसके बाद आता है 8 फरवरी का दिन। सुबह उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस को बताया कि 3 शव तपोवन से और 7 कर्णप्रयाग के रास्ते में मिले हैं। तपोवन की 2 सुरंगों में से एक में 32 और दूसरे में 121 लोग लापता बताए गए। तो संख्या बढ़ रही थी, तत्परता भी बढ़ रही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आज मौके पर पहुंचे। सुनिए। देखिए, एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ तीनों का संयुक्त प्रयास चल रहा है। 130 मीटर पर पहुंच गए हैं और 50 मीटर अभी टी पॉइंट तक पहुंचने में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5-3 घंटे लग सकते हैं। जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन वो पूरी साहस के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर जो लोग हैं
उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों से 8 फरवरी की शाम तक संपर्क साध लिया जाएगा। समाचार की तैयारी तक 19 शव बरामद कर लिए गए थे और बचाव का काम पूरी रफ्तार पर था। ये तो हुई बात कि क्या हुआ, अब उन सवालों पर गौर करिए कि क्यों हुआ। आपको 2013 वाली केदारनाथ त्रासदी याद होगी। तब चौराबाड़ी ग्लेशियर के बहने से मंदाकिनी नदी में सैलाब आ गया था। वो आपदा जून के महीने में आई थी, यानी जब ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं, नदियां उफान पर होती हैं और बारिश का मौसम होता है। लेकिन कल वाली तबाही फरवरी के मौसम में हुई, जब न बारिश हो रही है न ग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू होते हैं। तो असल में हुआ क्या? क्या बादल फटा, ग्लेशियर लेक फटा या कोई हिमस्खलन हुआ? अभी वैज्ञानिकों को नहीं मालूम कि क्यों अचानक ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों में बाढ़ आ गई। कई सारे अनुमान चल रहे हैं। डीआरडीओ की टीम ने ग्लेशियर वाले इलाके का हवाई सर्वे किया है, जिसके बाद डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिन्हा का अनुमान है कि ग्लेशियर का कोई लटकता हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई। आगे के हिस्से में हम बार बार ग्लेशियर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसे भी सादी भाषा में समझ लेते हैं। पहाड़ों पर गिरती है बर्फ, परतों पर परतों से बर्फ की चट्टानें बनती हैं। ये चट्टानें धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे खिसकती हैं। हौले हौले इनसे पानी निकलता है और इसी पानी से आगे चलकर नदियां बनती हैं। अब वापस लौटते हैं मुद्दे पर। एक अनुमान यह है कि ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ आई होगी। अब ग्लेशियर की झील क्या होती है? अमूमन ग्लेशियर जहां खत्म होने को होता है वहां एक झील बन जाती है। उत्तराखंड में ऐसी कई झीलें हैं। ग्लेशियर झील की बाउंड्री बड़े पत्थरों या तलछट की बनी होती है। इन झीलों में बड़ी मात्रा में पानी जमा होता है। आमतौर पर ग्लेशियर लेक की बाउंड्री टूटती नहीं है, लेकिन जब टूट जाती है तो जिन नदियों में सिर्फ ग्लेशियर पिघलने से पानी आता था, उनमें बड़ी मात्रा में ग्लेशियर लेक का पानी भी आ जाता है और इससे आती है बाढ़। चमोली में भी ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ग्लेशियर झील फटने की भी कई वजहें हो सकती हैं, जिसमें एक हिमस्खलन या अवलांच भी हो सकती है। हिमस्खलन माने जब अचानक ढेर सारी बर्फ पहाड़ी की ढलान से नीचे आ जाए, एक बर्फ का तूफान जो जमीन पर रेंगता है। ऐसा बताया जा रहा है कि चमोली में 2 दिन पहले हिमस्खलन हुआ था और उसी की वजह से ग्लेशियर लेक फटा होगा। वैसे इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, क्योंकि कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस नंदा देवी ग्लेशियर से सैलाब शुरू हुआ वहां कोई बड़ी झील नहीं थी। अभी पुख्ता जानकारियों को जुटाया जा रहा है। वैज्ञानिकों की टीम पानी का स्तर कम होने के बाद नंदा देवी ग्लेशियर इलाके में जाकर इसकी जांच भी करेगी। ये तो कुदरत की बात हुई। अब इंसानी हाथ की बात करते हैं। फरवरी के महीने में ग्लेशियर की बर्फ बहुत सख्त होती है, इसलिए ग्लेशियर टूटने की आशंका कम मानी जाती है। लेकिन एक बात यह कही जा रही है कि जलवायु परिवर्तन या निर्माण परियोजनाओं से नंदा देवी ग्लेशियर पर असर पड़ा हो सकता है। किस तरह का असर पड़ा होगा, हमने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश की। देखिए, ये सर्वविदित है कि जो भी हिमालय या ग्लोबली जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या ग्लेशियर्स हैं, वो एक अनप्रेसिडेंटेड रेट से रिसीड कर रहे हैं, मतलब मेल्ट कर रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। तो इसमें हिमालय भी ये जो ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियो है, इससे अछूता नहीं है और ये उसी का एक संक्रमण काल है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। और हिमालय के सभी ग्लेशियर्स, खासतौर से जो नंदा देवी बायो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके भी ग्लेशियर्स जो वाडी इंस्टीट्यूट ने पहले स्टडी किया था, तो देखा लगभग 10% जो ग्लेशियल लैंडस्केप है वो मेल्ट डाउन हो गया 10 सालों के अंदर ही। तो एक काफी फास्ट रेट से रिसीड कर रहे हैं। जब ये ग्लेशियर्स रिसीड करते हैं, जब पीछे जाते हैं, इनके सामने लेक्स बन जाती हैं। इनके जो वैली वॉल्स होते हैं, ग्लेशियर्स की जो वॉल्स होते हैं रॉक्स की, जो वो भी एक्सपोज हो जाती हैं। तो आज जो पिछले दिनों 7 तारीख को जो घटना हुई, उसमें अब तक की एनालिसिस ये सजेस्ट कर रही है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व में ऋषिगंगा को फीड करने वाला ग्लेशियर था, उसके क्राउन के ऊपर एक रॉक एवलांश जनरेट हुआ। वो रॉक एवलांश विंटर्स में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है रात को फ्रीजिंग हो जाते हैं, -5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर आजकल चल रहा था वहां पे, और दिन में वो 5-6 डिग्री 7 डिग्री पॉजिटिव प्लस में हो जाता है, यानी 10 डिग्री का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसकी वजह से ये रॉक्स जो है फ्रीज एंड थॉ एक फिनोमेना होता है कि मतलब फ्रीज करेंगी और एक्सपैंड करेंगी। इसकी वजह से काफी टूट जाते हैं ये बड़े बड़े रॉक्स। तो एक मेजर रॉक एवलांश जनरेट हो गया ऋषिगंगा के फीडर ग्लेशियर के ऊपर, और वो रॉक एवलांश करीब 0.2 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था और वो टूट करके ग्लेशियल बॉडी के ऊपर आया और ग्लेशियल बॉडी
जो है मेल्ट जनरेट करती हैं उसके बाद में, क्योंकि रॉक्स जो है वो एक प्रेशर्स के साथ में नीचे आते हैं, और वो मेल्ट वाटर और रॉक डेब्री लेकर के पूरा, क्योंकि वो सिस्टम बहुत ही हाई ग्रेडियंट जोन है हिमालय का, वहां की जो भी रिवर सिस्टम्स हैं वो 15 से 20 मीटर पर किलोमीटर का उनका ग्रेडियंट है। नंदा देवी ग्लेशियर से सैलाब निकला तो ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई। ऋषिगंगा पर ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है। ये प्रोजेक्ट 13.2 मेगावाट का है। पिछले जून से यहाँ बिजली बनाई जा रही है और इसे कुंदन ग्रुप नाम की कंपनी चलाती है। इस प्रोजेक्ट के पास ही रैणी नाम का गांव है। बांध और इस प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरणविद लंबे वक्त से आगाह कर रहे हैं। यहाँ के गांव के लोग प्रदर्शन भी करते रहे हैं। 2019 में रैणी गांव के कुंदन सिंह नाम के व्यक्ति ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में PIL भी दायर की थी। इसमें कहा था कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट बहुत बड़ी त्रासदी बन सकता है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशिंग के लिए भी यहाँ सरकार के तय नियम फॉलो नहीं किए जा रहे, और तब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए एक पैनल बनाया जाए। ऐसे कई पैनल बनते हैं, कई कमेटियां बनती हैं, खतरों के लिए आगाह किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते रहते हैं। उत्तराखंड में बड़े प्रोजेक्ट से क्या क्या नुकसान हाल के दिनों में हुआ, ये समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट्स का रुख किया। मैं इसको 2 घटनाओं के रूप में देखता हूँ जी। पहली घटना एक प्राकृतिक घटना है। वहां पर बर्फ गिरती है, आसमान खुलने के बाद बर्फ पिघलती है और वो बर्फ, पानी और मलबा नीचे आता है। ये एक प्राकृतिक घटना है जो उस क्षेत्र में होती रहती। लेकिन आपदा जो है वो मनुष्य द्वारा है। क्योंकि अगर हम उस क्षेत्र में ये 2 बांध ना बनाते तो फिर आपदा ना होती। बाढ़ आता, नीचे बह जाता, हेलंग पीपल कोटी के पास जाकर शांत हो जाता। तो आपदा मनुष्य द्वारा निर्मित है और जो ऊपर एवलांच आया वो प्राकृतिक है। मेरा ये कहना होगा कि आपको बिजली चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट चाहिए, सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए। अगर आपको बिजली चाहिए तो क्या बिजली के कोई और विकल्प हैं जिससे कि इस तरह की आपदाएं ना हो। अब आज की तारीख में सौर ऊर्जा लगभग 2-2.5 रुपए प्रति यूनिट आपको मिल सकती है, और ये जो हाइड्रो पावर है ये आपको 10 रुपए प्रति यूनिट मिलने वाली है। अब आप बताएं आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए? जी। सौर ऊर्जा मैं अपनी छत से बना सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है उसके लिए। मैं क्यों निर्भर रहूं किसी और के ऊपर? ठीक है ना। तो मैं तो इसके पक्ष में हूं कि बांधों का जो जमाना है वो पिछली शताब्दी में खत्म हो गया था। ठीक है। जहां तक आपने बात सतत विकास की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उसमें तो सरकार को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। बार बार सरकारी कमेटियों ने, प्लानिंग कमीशन की कमेटियों ने, टास्क फोर्सेस ने, कोर्ट की कमेटियों ने इनको संस्तुतियां दी हैं कि कैसे विकास होना चाहिए इस क्षेत्र में, एक की नहीं सुनी। अमूमन होता यह है कि किसी परियोजना के लिए सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को क्लीयरेंस देना होता है। जब सरकार के ही एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय से क्लीयरेंस की जरूरत होती है तो मामला अंदर ही अंदर सुलझा लिया जाता है। और ये कैसे होता है, इसकी बड़ी मिसाल है उत्तराखंड का 4 धाम प्रोजेक्ट। 2016 के दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 धाम योजना का शिलान्यास किया। तब प्रधानमंत्री ने इसे 2013 की आपदा में जान गंवाने वालों को समर्पित किया था। 4 धाम परियोजना गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को हाईवे से जोड़ने वाली परियोजना है, जिसमें करीब 900 किलोमीटर हाईवे बनाया जा रहा है। कुल 12,000 करोड़ की ये परियोजना है। आमतौर पर इतनी बड़ी हाईवे योजना के लिए पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस लेनी होती है और ये क्लियरेंस मिलने पर ही योजना शुरू हो सकती है। लेकिन सरकार ने इस अवरोध में सुराख निकाल दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर 4 धाम योजना के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक ये 53 सिविल वर्क्स हैं। यानी सरकार ने बड़ी चालाकी से 889 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट को 100 किलोमीटर से कम के 53 अलग अलग छोटे प्रोजेक्ट्स में बांट दिया।
पर्यावरण मंत्रालय का एक पुराना सर्कुलर कहता है कि 100 किलोमीटर से कम की सड़क योजनाओं को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण पर प्रभाव के मूल्यांकन वाला क्लियरेंस नहीं चाहिए, और सरकार को इसी में सारे झंझट का सूत्र मिल गया और पूरे रोड प्रोजेक्ट को 53 हिस्सों में बांटने के बाद जब कोई भी 100 किलोमीटर से बड़ा नहीं रहा तो क्लियरेंस की जरूरत नहीं। तो आपने देखा पर्यावरण मंत्रालय का नियम और उस नियम में लूप होल क्या है। ऐसा कमजोर नियम कि सड़क मंत्रालय के प्रोजेक्ट को पर्यावरण की चिंता ही ना करनी पड़े। लेकिन कोर्ट का मामला अभी बचा है। 2018 में पर्यावरण पर काम करने वाले एक एनजीओ ने पहले एनजीटी में और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया कि एक हाई पावर कमेटी बनाए। इस कमेटी को प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की निष्पक्ष रिपोर्ट देनी थी और नुकसान को कम करने के सुझाव भी। 26 सदस्यों की कमेटी बनाएगी जिसमें ज्यादातर सरकारी अफसर और सरकारी संस्थानों के वैज्ञानिकों को रखा गया। पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पर्यावरणविद रवि चोपड़ा को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। चोपड़ा इस पर अंतिम रिपोर्ट पेश करते उसके पहले ही दूसरे सदस्यों ने एक दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी और कहा कि इस रिपोर्ट के साथ कमेटी का बहुमत है। रिपोर्ट्स को लेकर कमेटी में दरअसल झगड़ा है। सड़क की चौड़ाई को लेकर आधे से ज्यादा सदस्य इस पक्ष में थे कि ये 12 मीटर होनी चाहिए, जबकि चेयरमैन समेत कुछ सदस्य कह रहे थे कि पर्यावरण के लिहाज से चौड़ाई 5.5 मीटर ही रखनी चाहिए। ये झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में आया और सारी रिपोर्ट्स में मेरिट देखकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सड़क को सक्रिय करने के निर्देश जारी किए। सड़क ज्यादा चौड़ी न करने का तर्क यह है कि इससे पहाड़ ज्यादा काटना पड़ता है। हालांकि ये फैसला जब आया तब तक सड़क का काफी काम हो चुका था और पर्यावरण के जिस नुकसान की चिंता है वो भी हो चुका था। हमें पहाड़ों में सड़कों की जरूरत है, लोगों की सहूलियत की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी। बिजली की भी जरूरत है। प्रोजेक्ट लगाने होते हैं लेकिन वो किस तरह लगें और किस हद तक लगें ये तय होना ज्यादा जरूरी है। विवादों के बावजूद पर्यावरण मंत्रालय से किसी दूसरे विभाग के प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल जाता है, कोर्ट का दखल हो तब तक बात आगे बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि जिस पर्यावरण मंत्रालय का काम इस पर्यावरण को बचाने का है, बल्कि यूं कहें कि खुद को बचाने का है, क्योंकि पर्यावरण की तो हम क्या ही फिक्र करें, वो अपना काम ईमानदारी से करता है क्या? अगर करता होता तो हमें हर 3-4 बरस बाद किसी त्रासदी के दौरान लाशें न गिननी पड़ती। कुछ नहीं तो सरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की ही सुन लेती, जो लगातार इन प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से जताती रही हैं, और तब भी जब वो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थी। इस प्रकरण पर आज इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें जागेंगी और स्थानीय लोगों की चिंता, पर्यावरणविदों की चिंता एक तात्कालिक पहल बनकर नहीं रह जाएगी। शो के आखिर में कुछ सकारात्मक बात कर लेते हैं। आज पूरा दिन जैसे शोक का बीता हो इस खबर के चलते। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के रहने वाले शरण गोपीनाथ कांबले ने यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की। सीएपीएफ की परीक्षा अर्धसैनिक बलों में असिस्टेंट कमांडेंट लेवल की भर्ती के लिए होती है। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हर बरस सैकड़ों हजारों प्रतिभागी इस तरह की परीक्षाएं क्लियर करते हैं। लेकिन अब आप जानिए, शरण के माता पिता खेतों में मजदूरी करके और सब्जी बेच के जैसे तैसे घर चलाते हैं। शरण के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे दिन देखे जब पूरे परिवार को भूखे पेट दिन गुजारना पड़ा। आज उनकी सफलता पर पूरे गांव में खुशी है, और बेटे की सफलता पर जब खेत में काम कर रहे उनके पिता से पूछा गया तो उन्होंने मासूमियत भरे अंदाज में कहा, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ तक और क्या पढ़ा है, लेकिन ये पता है कि वो एक मास्टर बन गया है। गोपीनाथ कांबले और उनके परिवार को बधाई, न सिर्फ उनकी सफलता के लिए बल्कि उस जिजीविषा के लिए भी जो उन्होंने दिखाई। हम अक्सर अभावों का रोना रोते हैं, लेकिन ये सारे उदाहरण हमें प्रेरित करते हैं कि हौसला हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आखिरी में पिछले कुछ रोज के निवेदन को दोहराता हूं। हमने महिलाओं और लड़कियों को ध्यान में रखकर एक नया शो बनाया है। इसका नाम है ऑर्डिनरी शो, क्योंकि महिलाएं ऑर्डिनरी नहीं हैं, वो तमाम ऑड्स को किनारे करके अपनी जिंदगी में मकाम हासिल करती हैं। आप लल्लन टॉप के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब आपको हमारा नया YouTube चैनल ऑर्डिनरी भी सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप ऑर्डिनरी शो देख सकें। जल्दी आपको इस YouTube चैनल पर और भी लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी से जुड़े कई प्रेरक, कई रोचक प्रकरण नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। 23-24 साल की एक लड़की है, पंजाब के एक गांव से है, साधारण से परिवार से ताल्लुक रखती है, एक फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन 12 जनवरी से वो करनाल जेल में बंद है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लगातार
उस लड़की की रिहाई की मांग चल रही है। उसके नाम का हैशटैग चल रहा है, बड़े नामी लोग ट्वीट कर रहे हैं उसके लिए। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी ट्वीट किया है। और तो और बात दिल्ली पंजाब से होते हुए सीधा अमेरिका तक पहुंच चुकी है। वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने तक ट्वीट कर डाला है। हरियाणा पुलिस सवालों के घेरे में। जिस लड़की को लेकर इतनी बातें हो रही हैं उसका नाम है नवदीप कौर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।